आप दे रहे हैं आवाज समाचार। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की। दरअसल वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में जोरदार जोश दिखा। आज रिलायंस और बैंकिंग सेक्टर के बल पर बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 302 अंक चढ़कर 67,097 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 84 अंकों की तेजी के साथ 19,833 पर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स में रही। आईटी, ऑटो स्टॉक्स पर दबाव देखा गया। और बाजार की तेजी में सबसे बड़ा हीरो रहा रिलायंस, जो अपने ऑल टाइम हाईस पर क्लोज हुआ। सुमित से समझते हैं पूरा डिटेल। बताइए सुमित। तो देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक एक बार फिर से अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और निवेशकों के लिए एक लगातार वेल्थ क्रिएशन जर्नी इस कंपनी की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी। तो कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले नए शिखर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक और देश की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी, करीब करीब 19.5 लाख करोड़ ये कंपनी की मार्केट कैप है और बढ़िया तेजी के साथ कंपनी ने ये जो माइलस्टोन है वो अचीव किया भी है। किस तरह की तेजी है, तेजी के पीछे के ट्रिगर है वो आपकी स्क्रीन पर, जहां पर नए कारोबार का डीमर्जर, कंपनी के एनर्जी वर्टिकल को लेकर कहीं ज्यादा कामकाज, रिटेल, टेलीकॉम के ऊपर कंपनी का काफी फोकस और एक अच्छे नंबर्स भी विद टाइम कंपनी ने पोस्ट किए। रीसेंट रनअप से पहले इसमें एक अच्छा वैल्यूएशन भी था और कंपनी के जो सभी बिजनेस है वो एक अच्छी ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। तो इस तरह के ट्रिगर्स को मार्केट ने भुनाया और उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर, बीते 10 साल में कंपनी की बिक्री में करीब 8% की एक एनुअल ग्रोथ देखने को मिली। 13% के आसपास की एनुअल ग्रोथ कंपनी के मुनाफे में रही। स्टॉक में करीब 20% के आसपास की एक एनुअल ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, अगर आईपीओ से लेकर अब तक देखेंगे तो 32% की सीएजीआर के साथ स्टॉक ने एक अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है। कुछ और माइलस्टोन में 2017 में रिलायंस की इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप ने 5 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ था। 2019 में करीब 10 लाख करोड़ का आंकड़ा, 2020 तक आते आते 15 लाख करोड़ का आंकड़ा और 2023 में 19.5 लाख करोड़ का ये बड़ा माइलस्टोन कंपनी अचीव करते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ और नंबर्स की अगर बात की जाए तो 2015, 16, 17, 18 और 19 ये कुछ साल जबकि कंपनी के स्टॉक प्राइस के रिटर्न है और आप मोर लेस सब में ही कंपनी के स्टॉक को एक पॉजिटिव रिटर्न आते हुए देखेंगे। इसके अलावा 2020, 21, 22, 23 भी कंपनी ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी कि बीते 8 साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार हर साल पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ ही दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छे रिटर्न्स इतने बड़े साइज के साथ कंपनी ने डिलीवर भी किए। क्यों इंपॉर्टेंट है रिलायंस देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए? देश की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के तौर पे निफ्टी 50 की कुल मार्केट कैप का 12% हिस्सा अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज से आता है। इतना ही नहीं, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, जिसकी मार्केट कैप 12.5 लाख करोड़ है, उससे भी 50% ज्यादा कंपनी की मार्केट कैप 19.5 लाख करोड़ के आसपास। निफ्टी की 19 कंपनियों से ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से दुगनी बड़ी कंपनी की मार्केट कैप है। रियल्टी इंडेक्स से 5 गुनी बड़ी कंपनी की मार्केट कैप है। तो इस तरह का साइज रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये तो बात हुई मार्केट की। अर्थव्यवस्था के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देश में सबसे ज्यादा कस्टम और एक्साइज ड्यूटी देने वाली कंपनी के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाना जाता है। देश में मोबाइल क्रांति का भी ये सूत्रधार है। करीब करीब 44 करोड़ कस्टमर कंपनी के जियो के तौर पे आपने ग्राहक के तौर पे देखे होंगे। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2022 में 2.54 लाख करोड़ का महज एक्सपोर्ट किया, 1.88 लाख करीब 1.9 लाख करोड़ के आसपास का टैक्स भुगतान किया, 3.5 लाख कर्मचारी कंपनी के साथ कामकाज करते हैं और रफली 1200 करोड़ रुपए के आसपास का सीएसआर सिर्फ 2022 के दौरान कंपनी के आंकड़ों में उन्होंने पेश भी किया। तो इस तरह का बड़ा स्टेचर, बड़े नंबर्स के साथ एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी ने अचीव भी किया। शुक्रिया सुमित ये डिटेल्स बताने के लिए। और एक डिस्क्लोजर भी आपको दे दें, रिलायंस जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बड़ा दांव खेलते हुए ब्रिटेन में गीगा फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। क्या है अपडेट, बताने के लिए हमारे साथ हैं यतिन मोहता। बताइए यतिन, क्या डिटेल्स? यूके की ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसी है बीबीसी, उनके हवाले से एक खबर आ रही है कि जो फाइनलाइजेशन था ट्रांजैक्शन का वो हो चुका है टाटा ग्रुप के बैटरी प्लांट की। अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट है जो टाटा ग्रुप लगाने वाला है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पूरी बैटरी की चेन बनाने वाले हैं और काफ़ी सारे ऑटो एंसिलरीज के आसपास मूव होंगे, ये फाइनलाइज हो गई है सॉमरसेट में और एक प्लांट फाइनल हो गया है स्पेन में। ऑब्वियसली कुल मिला के जो इन्वेस्टमेंट आउटले है वो करीब $4 बिलियन का है
और न्यूज रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो इसमें टाटा ग्रुप लगभग $600 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश टाटा ग्रुप की तरफ से होगा। बैलेंस जो है वो ये देखना होगा किस हिसाब से ये पूरा ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि सरकार की यहाँ सब्सिडी भी लगने वाली है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो कैश ग्रांट, एनर्जी सब्सिडी और ट्रेनिंग एंड रिसर्च के जो बेसिक चीजें हैं वो मुहैया कराएगी। तो बहुत ही लुक्रेटिव ट्रांजैक्शन ये माना जा रहा है पूरे के पूरी बैटरी प्लांट में। ऑब्वियसली जैसे कॉस्ट कम होगी बैटरीज बनाने की, तो इसका फायदा टाटा मोटर्स को होगा, क्योंकि सारा जो ये प्रोडक्शन है वो जैगवार और रेंज रोवर की मॉडल्स में यूज होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरी की पूरी अनाउंसमेंट जो मच अवेटेड थी वो फाइनली आ गई है, और टाटा मोटर्स को क्लियरली अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। करंटली टाटा मोटर्स का बहुत छोटा पोर्टफोलियो है जहां तक कि JLR की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सवाल है। इंडिया में तो टाटा मोटर्स डायरेक्टली स्टैंड अलोन ऑपरेशंस में बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन करता है, लेकिन लग्जरी कार मार्केट में टेस्ला से सीधा अगर भिड़ंत करनी हो तो जो स्केल और कॉस्ट की बेनिफिट चाहिए वो शायद अब मुमकिन हो पाएगा JLR के लिए भी। तो टाटा मोटर्स फोकस में और बड़ी डेवलपमेंट इनफैक्ट ईवी सेगमेंट में। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल खबरों की। कल से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र को सुचारू तरीके से चलाने के लिए आज दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सर्वदलीय मीटिंग चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद के कामकाज पर चर्चा हो रही है। इसके बाद शाम में एनडीए के घटक दलों की बैठक भी होने वाली है। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद के सत्र में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। हमारी पार्टी की तरफ से पहला मांग ये है कि आज मणिपुर की जो ज्वलंत समस्या है, 2.5 महीने हो गए जल रहे हैं मणिपुर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, सदन भी खुलने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूंगा कि 2.5 महीने तो चुप्पी साधी रहे आप लोग, अभी कम से कम सदन में आके तो बयान दे, हमें चर्चा करने का तो मौका दे। और इसलिए कल हम लोग एडजॉर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं, स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं, क्योंकि मणिपुर की हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं। और अपडेट लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग से क्या अपडेट है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, अब से कुछ ही देर में ऑल पार्टी मीटिंग ये खत्म होने वाली है, और जैसा कि आप अधीर रंजन चौधरी के बयान को सुन रहे थे, विपक्ष ने पूरी कमर कस ली है कि इस संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरा जाएगा, और कल कांग्रेस की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा मणिपुर हिंसा के मामले पे, और मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग की जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश में है वह है महंगाई। इसके अलावा संघीय ढांचे पे जो बार बार सवाल उठते हैं उस पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की कोशिश ये है कि विपक्ष और सरकार के साथ मिलकर के एक आम सहमति बनाई जाए कि आखिर सदन को सुचारू तरीके से कैसे चलाया जाए। लेकिन ये आम सहमति बन पाएगी, सुचारू तरीके से सदन चल पाएगा, मुझे ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये संसद का सत्र काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद सत्र के तुरंत बाद राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर 24 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों का संगठन इंडिया बन चुका है। इंडिया और एनडीए दोनों अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे संसद के सत्र में। यही वजह है कि सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद एनडीए दलों की भी बैठक होने जा रही है, जिसमें यह तय किया जाए कि आखिर सरकार की रणनीति क्या हो, विपक्ष के हमले का जवाब कैसे दिया जाए। तो यह संसद का सत्र काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां पे हंगामा काफी ज्यादा होने का आसार है। हालांकि इस बीच सरकार की कोशिश होगी कुछ चुनिंदा बिल को पास करा लिया जाए। ओके, चलिए, तो ये रही डिटेल्स, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन गहमा गहमी तेज है। शुक्रिया लक्ष्मण ने डिटेल्स बताने के लिए। और इधर विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने को लेकर नीतीश की नाराजगी की अटकलों को खुद नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया। नीतीश ने कहा है कि सब लोग एकजुट हैं और उनकी नाराजगी की बेबुनियाद बातें की जा रही हैं। कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहां का मीटिंग होकर चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं, और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं। और मंगलवार को दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में 39 दलों ने 13 प्रस्ताव पास किए। इसमें सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया और उनके नेतृत्व में
एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए में एन का मतलब न्यू इंडिया है, डी का मतलब डेवलप्ड नेशन और ए का मतलब है एस्पिरेशन यानी लोगों की आकांक्षा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। और बहुजन समाज पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि वो ना तो गठबंधन इंडिया का हिस्सा बनेंगे और ना ही एनडीए का हिस्सा बनेंगी। अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए में परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। एनडीए बनाम इंडिया की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। अभी तक दुनिया में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के नाम रहा, लेकिन अब गुजरात के सूरत में बनकर तैयार डायमंड एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन गई है। नवंबर में इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और इस बिल्डिंग में 65,000 से अधिक हीरा प्रोफेशनल्स काम कर सकेंगे। इसे वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है और इस बिल्डिंग को सूरत डायमंड बोर्स नाम दिया गया है। सूरत डायमंड बुर्स जो 6.7 मिलियन स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन एरिया है, जिसमें 9 टावर, ग्राउंड प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 बेसमेंट है, ये सारे के सारे 9 टावर्स है और हर एक फ्लोर पर कनेक्टेड है। तो एक ये सिंगल बिल्डिंग, टेक्निकली इट बिकम्स अ सिंगल बिल्डिंग और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है। जैसे जानते हैं आप, मोर देन 90% डायमंड कट और पॉलिश सूरत में होते हैं। वर्ल्ड वाइड मोर देन 90% जब डायमंड यहाँ पे एक सिटी में कट एंड पॉलिश होते हैं, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग यूनिट यहाँ पे होना वर्ल्ड इंटरनेशनल डायमंड मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बनेगा। और इससे क्या होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक स्ट्रांग सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहाँ से होती है कि एक ही कैंपस, एक ही सिटी के अंदर जहाँ पे कट पॉलिश भी हो रहा है, यहाँ पे ट्रेडिंग भी हो रहा है। और कर्नाटक में आईएसआईएस गिरोह का खुलासा होने के बाद बेंगलुरु में एक बड़ा आतंकवादी हमला टल गया। पुलिस की टीम ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके पास से 7 पिस्टल, गोला बारूद बरामद हुए। पूछताछ में संदिग्धों ने खुलासा किया है कि वो बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद आतंकवादी आरोपी टी नजीर के संपर्क में थे। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम बासवराज बोम्मई ने भी हमले में एनआईए जांच की मांग की है। और उत्तराखंड के चामोली में बड़ा हादसा हो गया है। नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास करंट फैल गया। करंट लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक सब इंस्पेक्टर और 2 होमगार्ड भी शामिल है। वहीं घायलों को इलाज के लिए ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हादसे पर दुख जताया है। मामले की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश भी दिया है। और पूरे देश में भारी बारिश हो रही है। आने वाले 6 दिनों तक राहत के आसार नहीं है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बुधवार को बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है और 45 साल में पहली बार आगरा में ताजमहल की दीवार तक यमुना नदी का पानी पहुंच गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पालघर के लिए रेड अलर्ट और ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। दिवाली और छठ में अभी करीब 4 महीने बाकी हैं, लेकिन बिहार की ट्रेनों की सारी टिकटें अभी से
बुक हो चुकी हैं। ऐसे में आप कैसे कंफर्म टिकट पा सकते हैं और त्योहारी सीजन में ट्रेन के विकल्प क्या हो सकते हैं, जानने के लिए देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट। दिवाली या छठ के मौके पर ट्रेन की कंफर्म टिकट लॉटरी लगने से कम नहीं है। 12 नवंबर को दिवाली है और 10 नवंबर की अधिकांश ट्रेनें फुल हैं। 20 नवंबर को छठ है। बिहार की ट्रेनें रिजर्वेशन खुलते ही 5 मिनट में फुल हो जाती हैं। ऐसे में कंफर्म टिकट कैसे मिलेगी? IRCTC की साइट या ऐप पर यात्रियों की डिटेल पहले से भर कर रखें। पेमेंट के लिए IRCTC के ई-वॉलेट में पैसे पहले से ही जमा रखें। कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड डिटेल भर कर रखें। वेरीफाइड थर्ड पार्टी ऐप पर भीड़ कम रहती है। IRCTC पर ट्रैफिक ज्यादा रहती है। ये टिप्स जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चंद सेकंड की देरी होते ही आपको मिलेगी ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट। हालांकि ट्रेन के अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास जो कि है फ्लाइट का, लेकिन आपको फ्लाइट की टिकट के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे क्योंकि अभी से ही फेस्टिव सीजन के दौरान फ्लाइट की टिकटें 4 गुना तक महंगी हो चुकी हैं। दिल्ली से पटना का किराया आमतौर पर 4 से 5 हजार के बीच रहता है, लेकिन 11 से 17 नवंबर के बीच का किराया 10,000 हो चुका है। इसी तरह अभी मुंबई से पटना का किराया करीब 6,000 है, लेकिन दिवाली और छठ के आसपास 18,000 तक पहुंच चुका है। रही बात ट्रेन और फ्लाइट के विकल्प की, तो आजकल इन लंबे रूट्स पर रेड बस समेत कई दूसरी एयर कंडीशन और स्लीपर बसेस चलती हैं, जिसमें आप पहले टिकट बुक कर सकते हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। और ट्विटर ने वेरीफाइड यूजर्स के लिए कमाई का रास्ता खोल दिया है। कैसे होगी ट्विटर के जरिए कमाई, इसी पर देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।